हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? मैच खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया से और मैच करा दिया जिम्बाब्वे से। इतना इजी पेपर तो हमने भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीबीएसई ऐसा करेगा 10th क्लास के साथ। आई थिंक लास्ट ईयर का पेपर देखते हुए सीबीएसई को लगा कि नहीं, बच्चे थोड़ा कम मेहनत करते हैं, पर उन्हें पता नहीं ये बच्चे हमारे चीते हैं। बहुत सारी मेहनत की तुमने, लेकिन पेपर जो मिला एकदम बड़ा आसान सा पेपर मिला। हाँ, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं कह सकते, थोड़े अलग थे, लेकिन पेपर आपका बहुत ईजी था। और हाँ, कुछ एक दो सवाल थे जो अलग जगह से बने हैं, लेकिन बाकी सारा पेपर आपका जो देखा गया है वो बहुत इजी पेपर बना है। चलो बात करते हैं तुम्हारे फिजिक्स वाले सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या था तुम्हारे? The rays from the sun converges at a point 25 सेंटीमीटर behind a convex lens। कि सर कॉन्वेक्स लेंस अगर है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो सन से रेस कहां से आएगी? इंफिनिटी से। अगर सन से रेस आपकी इंफिनिटी से आएगी तो वो रेस कहां मीट करेगी सर? कि हमें पढ़ा है सर, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में यही पढ़ा जाता है कि जो इंफिनिटी से रेस आती है वो कहां पे कन्वर्ज करती है? फोकस पे। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी आपके? 25 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या देखा? The distance at which the object placed in the front of the lens that get a virtual image। सर वर्चुअल इमेज जो है आपका, ये लेंस जो है वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑप्टिकल सेंटर या और फोकस के बीच में हो। ऑप्टिकल सेंटर या किसके बीच में हो? फोकस के बीच में हो। मतलब आपका जो लेंस रख रहे हो आप, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आ गया फोकस जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट 25 से कम डिस्टेंस पर हो। तो कौन कौन सा आंसर होगा आपका? सीधा दिख रहा है यहां से सेकंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी था आपके, एकदम हलवा क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा आपके 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो। अरे पहला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो अपने, क्या है यहां पे? टू रीस्टोर द क्लियर विजन ऑफ अ पर्सन हुज आईबॉल साइज इज रिड्यूस। अगर आईबॉल की साइज रिड्यूस हो जाए सर, आईबॉल की साइज आपके क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? इमेज कहां बनेगी आपके? ये आपका लेंस हो गया, रेस आएगी तो इमेज बनती है अपने बिहाइंड द रेटिना। मतलब ये आपका क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अगर सर हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसके करेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में कौन सा लगाते हैं बेटा? ये हमने पढ़ रखा है। क्या कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कैसा है? एक आपका कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था, इसमें भी कोई ज्यादा घुमा के नहीं पूछा उन्होंने, सीधा सीधा सा पूछा है कि अगर आईबॉल की साइज रिड्यूस हुई है तो आपके कौन सा लेंस काम में लेंगे? तो आंसर होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन? कि अ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो सर मैग्नेटिक कंपास की नीडल अगर नॉर्मली मैं रख दूं तो वो किस तरह पॉइंट होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। होगी सर। वाई? बिकॉज ये नीडल किसकी तरह बिहेव करती है? आपके बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है? बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है? बार मैग्नेट की तरह। लेकिन इसने क्या बोला है? अगर मैं नॉर्मली रखूं तो नॉर्थ टू साउथ रहेगी, लेकिन इसने क्या बोला? अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो आप। कहां रख दो आप इसको? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। कि सर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बार मैग्नेट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में मुड़ेगा। क्या होगा? अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये आपकी जो निडल भी किस तरह पॉइंट करेगी? उसी डायरेक्शन में। सो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा, द बिहेवियर ऑफ अ नीडल ऑफ अ कंपास इज सेम दैट द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। बिल्कुल सर, ये एकदम सही बात है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ऊपर वाला फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? एसएसएन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, इसमें ये पहला वाला आपको ट्रू करके तो नहीं आयो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला और इजी सवाल, पता नहीं क्या किया इस बार सीबीएसई ने तुम्हारे साथ। इतना इजी क्वेश्चन। पहला के सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है?
कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी इन लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आपको क्या दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है सबकी। चलो सर सही है। तो सर पहले तो इनको आप इन्होंने क्या बोला है, अरेंज दीज मटेरियल टेबल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्लास टेबल। पहले तो आप एक काम करो, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रख दो। 1.31 किसका है आपके, सी का। फिर 1.46 किसका है, आपके बी का। और 1.50 किसका है, ए का। और डी क्या होगा आपका, 1.77 किसका हो गया, आपके डी का। तो सर हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, n इक्वल टू सी बाई बी। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो जस्ट उल्टा जो है कम, सबसे बड़ा सबसे कम स्पीड किसमें होगी, लाइट की स्पीड डी, फिर ए, फिर बी एंड फिर सी। क्या होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपका क्या होगा, सबसे 1, फिर इस पे 2, फिर आपका 3 और फिर 4। ये होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो फिजिक्स में जैसे जैसे क्वेश्चन अब हमने साल भर किए हैं, उसका तो 10% पेपर नहीं था ये। आपने अच्छे क्वेश्चन किए, इतने तगड़े क्वेश्चन किए, लेकिन इस बार पता नहीं सीबीएसई को बच्चों पे दया आ गई है। हाँ, अगला देखो, हाउ द चेंज इन कर्वेचर के। सर ये क्वेश्चन आपने कॉम्पिटेंसी वाला में सीधा सीधा दे रखा है कि सर अगर फार ऑब्जेक्ट है, अगर कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, फार ऑब्जेक्ट है, तो आई मसल्स क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। लेकिन अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो मसल्स कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में जो कर्वेचर है, कर्वेचर ये ना हो के उसकी जगह कर्वेचर कैसा होगा आपका, ऐसा। तो इस केस में कर्वेचर उसका क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा। और उस केस में आपका जो कर्वेचर है वो क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा, स्टेट द रेंज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये तो सर नींद में कोई बच्चा बता सकता है कि सर पावर ऑफ अकोमोडेशन 2 पॉइंट होते हैं हमारे, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। नियर पॉइंट और दूसरा क्या है आपका, फार पॉइंट। नियर पॉइंट आपका सर 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट आपका इंफिनिटी। देखो सीबीएसई ने इस बार आपका पेपर को लेंथी भी नहीं बनाया है, क्वेश्चन सारे वन वर्ड जैसे क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट ऑफ अ ओल्ड मैन हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर टू द 1 मीटर अबाउट फ्रॉम हिज। तो सर ऑब्जेक्ट को उसका जो नियर विजन करेक्ट नहीं है, जबकि वो फार का क्या देख सकता है, फार का विजन जो है उसका क्या है, करेक्ट है। मतलब सर हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है आपका उसको, हाइपर मेट्रोपिया। क्या एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए सीबीएसई ने इस बार। ये क्वेश्चन सेम हम आगे करते हैं और ये क्वेश्चन आपके क्या आ गया है, सेम आ गया यहाँ पे। तो सर हाइपरमेट्रोपिया को सही करना है तो ये आपका लेंस लगा यहां पे आपका लेंस है, ये आपका रेज अगर जो आई है यहां से, जो नियर पॉइंट से जो आपके रे आई है, वो जो रे आपके नियर पॉइंट से जो रे आई है, वो रे आपके इमेज क्या बन रही होगी उनकी, बिहाइंड द रेटिना। क्या बन रही होगी, बिहाइंड द रेटिना। लेकिन अगर इसको सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा एक कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस चाहिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस चाहिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और जो कि क्या करेगा कि यहां आपका नियर पॉइंट है और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, जो रेस को क्या करेगा, आपके कन्वर्ट्स करेगा। और एंड में फाइनल इमेज आपके क्या बनेगी, रेटिना पे बनेगी। इस तरह का ये आपको डायग्राम बनाना था और बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आपको जो एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए इस बार इन्होंने क्या किया है कि लाइट से क्वेश्चन कम देके इन्होंने
ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन दिए। वहीं पे उस दूसरे सेक्शन में भी हमने देखा है कि जो ज्यादा क्वेश्चन है उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से दिए है, इलेक्ट्रिसिटी से तो क्वेश्चन दिए ही नहीं। पता नहीं इनको लगा कि भाई बच्चे साल भर न्यूमेरिकल करते रहते हैं, अब अगले साल के बच्चों की गलत आदत पड़ जाएगी, वो न्यूमेरिकल करेंगे नहीं तब ये न्यूमेरिकल दे देंगे। पता नहीं क्या हुआ इनको। अगला ये अच्छा क्वेश्चन था कि सर एक बल्ब है, एक आपका बल्ब है और एक आपका क्या है, हीटर। तो बल्ब का पावर क्या होता है, लेस, और इसका पावर क्या होता है, मोर। कि सर P इक्वल टू क्या होता है, अगर पावर लेस है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा सर, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, हाई, क्योंकि P इक्वल टू क्या होगा सर, V स्क्वायर अपॉन R। तो P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो इसका रेजिस्टेंस होगा हाई और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। तो दोनों को जब मैं किसी पैरेलल सर्किट में जोड़ूंगा, ये आपका हाई रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या हुआ, लो रेजिस्टेंस है। सर हमें पता है कि सर आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है आपके आर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट क्या होगी आपके, कम। तो यहां पे क्लियर दिखेगा कि जो बल्ब में है उसमें से I1 करंट आ रही है और इसमें से क्या करंट जा रही है, I2 करंट। लेकिन I1 की वैल्यू क्या होगी, लेस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर। तो हीटर में से ज्यादा करंट जाएगी और ज्यादा करंट जाने के कारण आपका जो बल्ब है उसमें से कम करंट जाने के कारण बल्ब आपका क्या हो जाएगा, डिम। तो आंसर क्या होगा, सीधा सा है कि सर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज। अगला देखो क्वेश्चन इसमें, अगला देखो कि ये क्वेश्चन तो हलवा सवाल है सर, ये सेम क्वेश्चन आपके देख रखा है। 3 रजिस्टर है 8 ओम के, तो सीधा हुआ सर एक 8 यहां बनाया और एक 8 यहां, ये 8 ओम, ये 8 ओम और ये 8 ओम। 8 और 8 का क्या हो जाएगा आपके 4 ओम और ये आगे आपके 8 ओम, कितना हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या था आपके, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सीधा सा सवाल सर ये वाला तो हवा में करके आते हैं सर, क्या कि एक रे इंसिडेंट करी और रे यहां से क्या कर गई, बेंड, और बेंड करने के बाद रे कैसे निकल गई आपके इस तरह से। तो रे को जाना कैसे था, इस तरह से, तो ले का कैसे हो गया, लेटरल डिविएशन। इस कंडीशन में क्या हुआ, रे का आपके लेटरल डिविएशन। फिर अगला क्वेश्चन देखो ग्लास प्रिज्म का, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, यहां से जब भी रे आती है तो वो कैसे जाती है, इस तरह से। कि सर अगर प्रिज्म में इसने क्या बोला है कि अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दो सर, डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी एंगल ऑफ डेविएशन पे कोई भी फर्क आपके नहीं पड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी रिमेन सेम। तो अगेन एक ऐसा सवाल जो बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इन्होंने बहुत ही आसान सा दिया है। ये आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला, अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है, पता नहीं इतना इन्होंने माहौल बना के दिया है। कॉम्पिटेंसी के जो केस स्टडी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है कि करंट है x एम्पियर, ये I की वैल्यू क्या है, x एम्पियर, और वायर की लेंथ है L। तो वायर की लेंथ L है तो रेजिस्टेंस उसका है R। व्हाट विल बी द अमीटर रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर इज डबल्ड। कि सर अगर नाइक्रोम वायर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस I है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R था। फर्स्ट केस में V अपॉन R था, सेकेंड केस में V अपॉन क्या हो जाएगा 2R। तो करंट क्या हो जाएगी आपके सीधी x/2, करंट क्या हो जाएगी हाफ, रेजिस्टेंस डबल हो गया, करंट क्या होगी आपके हाफ। सेकेंड पार्ट में कि सर व्हाट हैपेंस टू द अमीटर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया द नाइक्रोम वायर इज डबल्ड कीपिंग द वायर ऑफ लेंथ सेम। कि सर वायर की लेंथ थी L, एरिया था A और रेजिस्टेंस था R, और करंट कितनी फ्लो कर रही थी V/R। सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया है, नाइक्रोम की लेंथ को क्या किया, इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया। कि सर
R इक्वल टू रो एल बाय ए। सेकेंड केस में लेंथ वही रखी और एरिया को क्या कर दिया, डबल। तो इस केस में क्या होगा, रो एल बाय 2a। तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R डैश, R बाई क्या हो गया 2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, I डैश कितना होगा, V अपॉन R बाय 2। तो I डैश हो जाएगा आपके 2V बाय R, मतलब डबल। कि सर सीधा सा है, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ते ही रेजिस्टेंस कम हो गया और करंट आपकी बढ़ गई। तो बेटा ओवरऑल तो मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि बहुत ज्यादा कोई टफ आया हो, सारे के सारे बहुत इजी सा पेपर था। अगला देखो, देखो ये सी पार्ट में क्या दिया, सी क्वेश्चन में क्या दिया, रजिस्टिविटी किसे कहते हैं सर, इट इज अ नेचर ऑफ मटेरियल विच अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। आर ए बाई क्या होगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल होगा। इसके एसआई यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर होगी। कंपेयर द रजिस्टिविटी अलॉय विथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल। सर मेटल की जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, लेस, जबकि अलॉय की रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई। अलॉय की रजिस्टिविटी जनरली क्या होती है, रेस्पेक्टिवली आपके ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई द टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द एक्सक्लूसिव फिलामेंट ऑफ द लैंप। लैंप कैसे जलता है कि लैंप सर आपका, लैंप जलने के लिए पहले उसमें से करंट फ्लो करती है, हैवी करंट फ्लो होती है, तो वो क्या करने लगता है, वो हीट देता है और हीट देने के बाद उसमें से क्या होता है, फिर वो आपके जलने लगता है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, हाई। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और यही आपके बल्ब का मेजर सीन है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपके हाई। सेकेंड, द कंडक्टर ऑफ द ब्रॉडकास्टर इज रेदर देन अलॉय रेदर देन मेटल। सर वही बात, ऊपर वाली बात कि सर मेटल का, ये शायद हमने एक अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्रेड टोस्टर, फिर सेम लाइन भी कही थी कि सर अगर कॉपर का अगर हम ब्रेड टोस्टर काम में लेंगे तो फिर आपको सुबह तांबे वाले ब्रेड ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि अलॉय का टेम्परेचर, अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और आपके मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपके कम होता है। ठीक है, लास्ट देखो, लिस्ट एनी टू फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन हाउसेस। सर दो फीचर के, एक तो हमारे अल्टरनेटिंग करंट होती है, कि सर एक तो हमारे क्या होती है, दो चीजें हैं, दो कंडीशन के। एक तो आपके हमारी यहाँ पे कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, और सर वोल्टेज होता है 220 से 230 वोल्ट। दूसरा कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में फर्क क्या है। ऐसे डायरेक्ट करंट में बेसिक है, डायरेक्ट करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या रहती है, आपके कांस्टेंट होती है, और अल्टरनेटिंग करंट की जो है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। हमारे अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है इनफाइनाइट। ठीक है, और एक और चीज और बता सकते हैं, डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को है उसमें हमारे जो टर्मिनल्स का फर्क नहीं पड़ता है, जबकि डायरेक्ट करंट में टर्मिनल्स का फर्क पड़ता है। आगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक सर्किट। मैंने इस YouTube चैनल का जो पहला वीडियो बनाया था उसके लास्ट में यही बात डिस्कस की थी, और बड़े अच्छे प्यार से हमने ये चीज बनाई थी। और मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट बता सकता हूं कि लाइव हमारे वीडियो में पहले दिन ही हमने डिस्कस किया था। ये दो वायर है, हमसे उस दिन भी ब्लैक वायर नहीं बना था और आज भी नहीं बनेगा। लाइव वायर है हमारा रेड कलर का और ब्लैक वायर है आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल बेटा, ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो बड़े इजी से थे। और कुछ बचा है क्या? हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन। क्या पता इस बार तो हमें लगभग पता ही चल, जैसे ऐसा लग रहा है कि हमें आइडिया ही हो गया था कि ये वाला क्वेश्चन। हमने ये बात डिस्कस ही की थी संदीप सर से, हमने ये बात ही डिस्कस की थी फ्यूज आएगा, और सुबह जो बच्चे मिले थे उनसे हमने बात ही करके आए थे कि फ्यूज क्या है। फ्यूज का हमने सीधा सा बताया था, फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, ये आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीरीज में लगता है, सब बातें कर रखी थी। ठीक है, और दूसरा ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट देख लो। ओवरलोडिंग क्या होता है
कि सर हमारे हमारे यहाँ पे सारे भाई साहब क्या करते हैं, जब भी कोई शादी होती है तो वो एक ही 3 पिन लगाते हैं, उसमें सारे बहुत सारे क्या कर देते हैं, कनेक्शन करते हैं। या घर पे जब ये शादी वादी होती है तो एक ही सॉकेट में सबके सब क्या करते हैं, तार लगा देते हैं, अलग अलग लाइटें लगा देते हैं। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। जब आप बहुत सारे कनेक्शन किसी एक सॉकेट से करते हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि अगर पाथ शॉर्ट हो जाना, पाथ का शॉर्ट हो जाना क्यों होता है ये, कि सर ये ओवरलोडिंग तो आपका सीधा सीधा सा इसलिए होता है जब हम बहुत सारे कनेक्शन कर लेते हैं। ये क्यों होता है, जब किसी कंडीशन के कारण आपका क्या हो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाए, उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है सर मटेरियल यूज इन द फ्रीज वायर। अगेन ऐसा मटेरियल काम में लेंगे, ऐसा मटेरियल काम में लेंगे कि जो क्या करेगा, आपका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो ये बातें भी डिस्कस थी। तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन आपके अगले एग्जाम के लिए। चलो साइंस का पेपर जिसका सबसे ज्यादा डर था और वो पेपर आपका सबसे ज्यादा आसानी से हुआ है और बहुत इजी सा पेपर आया है। ऐसा भी नहीं कह सकते ये लेंथी नहीं था, बिल्कुल भी लेंथी नहीं था, बहुत शॉर्ट था। फिजिक्स वाला पोर्शन तो आप लगभग फोड़ के आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।